हाँ, हेलो, नमस्ते। हाँ, मैं बता रही थी आपको प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। उसमें मैंने आपको पुरातात्विक है, अभिलेखी स्रोत है, ये आपको बताए हैं हमने। अब आपको जो बता रहे हैं, अभिलेखी स्रोत है, सिक्के हैं, मोहरे हैं, मृदभांड है, औजार है, इन सब के बारे में आपको बताया है। अभी अब हम बताएंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ऐतिहासिक है और एक अर्ध ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक स्रोतों में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध और लौकिक इत्यादि साहित्य आते हैं, जबकि अर्ध ऐतिहासिक स्रोत में नाटक, काव्य ग्रंथ इत्यादि आते हैं। इनमें से इतिहासकार अपने उद्देश्य के विवरण मिलाकर इतिहास के निर्माण करने में उपयोग में लेता है। ये जो है धार्मिक साहित्य के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है। एक तो सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीनतम वेदों को लेते हैं। ये चार वेद है। ऋग्वेद जो हम पढ़ते हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन वेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि प्राचीन जो है महत्वपूर्ण साहित्य है। अब जो है अगला जो उसमें एक है, चारों वेदों पर जो टीकाएं लिखी गई है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ उसको कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। जबकि आरण्यक उपनिषद मूल रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंग हैं। फिर है वैदिक परंपरा में सूत्र साहित्य का भी हमें निर्माण में देखने को मिलता है, जिसमें है कल्प सूत्र, जिसमें वैदिक यज्ञों का विवरण और वर्गीकरण, ग्रह सूत्र जिनमें जन सामान्य प्रचलित संस्कारों, कर्म कांडों, सामाजिक जीवनों का वर्णन, धर्म सूत्र में सामाजिक पारिवारिक जीवन के विविध संस्कारों, उपनयन संस्कार, अन्य संस्कार, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ इत्यादि आती है। वैदिक साहित्य में वेदांग साहित्य का भी बड़ा महत्व है। और वेदांग साहित्य जो है, वेदांग जो है 6 ग्रंथ है वह आते हैं। वे है और ये है शिक्षा, बुद्धि, शुद्ध आचरण का शास्त्र, काव्य, याज्ञिक विधि विधान, निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति और रचना का शास्त्र, व्याकरण में शुद्ध बोलने और लिखने का शास्त्र, छंद, पद्य रचना से संबंधित शास्त्र और ज्योतिष प्रमुख है। स्मृतियों में भी मनुस्मृति जैसे है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, ये सारे स्मृति ग्रंथ है, जिसमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। रामायण महाभारत का मैंने पूरा आपको चैप्टर बताया था, उसमें मैं सब बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद पुराणों में 18 पुराण हैं, जो मतलब महाकाव्यों के समकालीन है। पद्म है, पार्कंडी है, वायु है, ब्रह्मांड, विष्णु, भागवत, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे पुराण उसमें आते हैं। जैन धर्म के साहित्य भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत है। इनकी संख्या मतलब जैन धर्म के अंग के नाम से विख्यात जैन ग्रंथ है, और इनकी संख्या जो है 11 या 12 है। ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत बाद में लिखे गए हैं। कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, ये महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है, जो प्राचीन जैन ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ मुनि हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन जो है, भद्रबाहु चरित्र भी, ये भी सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। जैन आगमों पर अनेक निरुक्त ग्रंथ, भाष्य, टीकाएं, चूर्णियाँ इत्यादि भी लिखी गई है। जैन पुराणों में आचार्य जिनसेन के द्वारा लिखा गया हरिवंश पुराण है। आचार्य जिनसेन व गुणभद्र द्वारा लिखा महापुराण है। कथा साहित्यों में भी 8वीं सदी में हरिभद्र सूरी द्वारा कथाकोश, सम्रादित्य कथा, धूतरीव्यान ऐसी लिखी गई है। उद्योत सूरी के द्वारा 8वीं सदी में उद्योतन सूरी ने 8वीं सदी में
कुबलई माला कथा लिखी थी। 10वीं सदी में भी कई ग्रंथ ऐसे लिखते मतलब लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध साहित्य में हम जो है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध के वचनों का संकलन तीन अलग अलग ग्रंथों के अंतर्गत हुआ है, जिसे त्रिपिटक या तीन पिटारे कहते हैं, जिनकी रचना महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई है। यह ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की झांकियाँ प्रस्तुत करती है। त्रिपिटक 3 है। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध नियमों के नियम, बौद्ध संघों के नियम, भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन संबंधित विषय और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दी गई है। सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। इसमें 5 निकाय है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और क्षुद्र निकाय, ये ग्रंथ है। और अभिधम्म पिटक जो है 3रा पिटक है। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में समाहित दार्शनिक और अवधारणाओं को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया गया है। पाली ग्रंथों में महत्वपूर्ण मिलिन पन्हो ग्रंथ है। हिंदी और यूनानी शासक, हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक मिनिंद ने जो है मिनांडर ने बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य जो इनके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं और विवादास्पद प्रश्नों पर जो दार्शनिक वार्तालाप जो किया गया था वो बताया गया है। इसके अलावा महावंश और दीपवंश श्रीलंका के पाली महाकाव्य है। इनमें महावंश की रचना जो है 4ठी सदी ईस्वी में महानाम द्वारा की गई, जबकि दीपवंश के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। ठीक है। ये तो दोनों ग्रंथ जो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जो है महावंश की विषय वस्तु का विस्तार महावंश टीका में मिलता है, जिसकी रचना 8वीं सदी में हुई है। परवर्ती काल में संस्कृत भाषा में भी अनेक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। महावस्तु हीनयान संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध अनुश्रुतियाँ और सिद्धांतों का भी विश्वकोश है। 3री सदी ईसा पूर्व में लिखा गया ललित विस्तार बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। दिव्यावधान से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और कनिष्क के समकालीन बौद्ध आचार्य अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। अब हम बताएंगे धर्मेत्तर साहित्य, जो इन साहित्यों में धार्मिक विषयों का प्रतिपादन नहीं किया गया है, और ये 3 तरह के हैं। जो पहला है लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। ये जो वो साहित्य है जिसमें जो ऐतिहासिक नहीं, इनमें कथानक ऐतिहासिक नहीं होता। इनमें राजनीति, व्याकरण, ज्योतिष, नीतिशास्त्र इत्यादि का विवरण मिलता है। यथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। मौर्यकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। पतंजलि का महाभाष्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया शुंगकालीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और यवन आक्रमणों का उल्लेख है। गार्गिक संहिता जो है वो तो संपूर्ण यवन इतिहास से संबंधित है। पाणिनि का अष्टधाई व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी मौर्य इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में वे ग्रंथ भी आते हैं जिनका कथानक ऐतिहासिक है, जिसमें जैसे कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है ना, जो इसमें चाणक्य द्वारा नंद राजाओं को हटाने और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाने की घटना का विवरण मिलता है। इसके अलावा जो है कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र नाटक है। इसमें
शुंग राजा पुष्यमित्र व उसके पुत्र अग्निमित्र के बीच में संवाद है। कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक में रामगुप्त की ऐतिहासिकता और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय की सूचना मिलती है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखी थी। सोमदेव का कथा सरित सागर व क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी में भी ऐतिहासिक कथाओं का उल्लेख है। दूसरा जो हम ग्रंथ बताएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, जो शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जैसे कि 12वीं सदी में लिखा गया कल्हन की राजतरंगिणी है ना, उसमें कश्मीर के इतिहास का हमें वर्णन मिलता है। और हर्षचरित है, बाण ने लिखा था हर्षचरित, जो सम्राट हर्षवर्धन के संबंधित इतिहास की घटना, इनके शासनकाल की घटनाओं का इसमें वर्णन दिया गया है ना। इसी तरह से पद्मगुप्ता नव सहसांग चरित्र, हेमचंद्र सुमुनि जो सूरी है उसका कुमार पाल चरित्र, जयानक का पृथ्वीराज रासो जयानक का पृथ्वीराज विजय, इस तरह से कई ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ भी रचे गए हैं। इसमें अब जो है तीसरा जो है क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, ये हमें इसके भी हमें जानकारी, इसमें भी इससे भी हमें इतिहास, इसमें जो संकलित सामग्री से भी इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। इतिहास का जब हम अध्ययन और लेखन करते हैं तब इन साहित्यों का हम सहारा लेते हैं, जो मैंने आपको बताया अब तक, जिसमें जैसे तमिल साहित्य के 2 महाकाव्य जो है शिलप्पदिकारम ये है, और मणिमेखलाई जो संगम साहित्य का हिस्सा तो नहीं है मगर रचनाकाल वही है और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है ना। इसी तरह से कन्नड़ भाषा में ऐतिहासिक ग्रंथों में राष्ट्रकूट नरेश नप्रतुंग द्वारा रचित कविराज मार्ग है, कवि पंप द्वारा लिखित विक्रमार्जुन विजय है। राजस्थान की ख्यातों में मोड़ोत नैन्सी की ख्यात है, रानी मंगी की ख्यात है, बड़वे की ख्यात है, ये सारे जो ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो है जो वो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। खुमान रासो जिसके लेखक का नाम हमें ज्ञात नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विदेशी यात्रियों के विवरण भी जो है हमें इतिहास निर्माण के में बहुत ही सहायता देते हैं। जैसे कि प्रथम ईरानियों से हमारा भारतीयों का संपर्क हुआ है ना, तो सर्वप्रथम रुचि ईरानियों से संपर्क हुआ था हमारा, लेकिन भारतीय इतिहास और भूगोल लिखने में सर्वोत्तम रुचि जो है यूनानियों ने दिखाई थी। स्काइलेस का पहला यूनानी था जिसने 509 ईस्वी में ईरान के राजा दायर हु दारा ने समुद्र मार्ग से भारत में ये जानकारी करने भेजा कि सिंध नदी समुद्र में कहाँ वो किस स्थान पर गिरती है। अतः स्काइलेस ने अपनी यात्रा विवरण में काबुल घाटी, कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों और सिंध का वर्णन किया गया है ना। इसी तरह से भूगोलविद और पुरातत्ववेत्ता हेकाइटिस नामक यूनानी लेखक आया जिसने ज्योग्राफी ग्रंथ लिखी। हेरोडेटस ने भारत पर हिस्टोरिका ग्रंथ लिखी है। हिस्टोरिका में भारतवासियों के बारे में उसने जानकारी दी है ना। इसको भारतीय इतिहास और भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं। टीरियस जो ईरानी दरबार में चिकित्सक था, जिसने ईरानी दरबार में आने वाले भारतीय राजदूतों और राजकर्मियों के बारे में बहुत कुछ लिखा था है, लेकिन इसके लेखन में भी किंवदंतियाँ व भ्रांतियाँ भरी पड़ी है। जब सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान प्रारंभ किया था तो यहाँ पर जो है कई वैज्ञानिक साहित्यकार उसके साथ थे। उनमें नियाकर्स, ओनेसिक्रिटस ये सारे प्रमुख थे, और लेकिन अभी तक इनकी रचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। जब चंद्रगुप्त मौर्य
के दरबार में, मतलब जब मतलब सिकंदर के आक्रमण के बाद जो है उसका जो सेनापति सेल्यूकस है, वो मतलब जो है सेल्यूकस जो है उसने ये अपना जो एक राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को भेजा था, जिसने इंडिका लिखी थी, है ना। इंडिका जो है मौर्य काल के इतिहास का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यूनानी इतिहासकारों में और भूगोल वेत्ताओं में स्ट्रेबो का नाम भी प्रमुख है, जिसने भूगोल पुस्तक लिखी, है ना। रोमन यात्री प्लिनी ने भी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसी तरह से चीनी भाषा में भी कई साहित्य लिखे गए प्राचीन काल में। सबसे पहले चीन इतिहासकार शुविचिन शुभाई चियन का नाम जो हमें लिया जाता है, जिसकी पुस्तक मध्य एशियाई जातियों के परिभ्रमण का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले लेखकों में फावियान का नाम भी महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, बहुत प्रमुख रूप से लिया जाता है। फावियान ने यहाँ के इतिहास के इंडिया के बारे में, मतलब यानी कि भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है अपने यात्रा विवरण में। इसी तरह से हर्षवर्धन के समय में हैंसांग आया था, उसके यात्रा विवरण जो है सियुकी नामक ग्रंथ में मिलता है। हैंसांग के मित्र हुइली की पुस्तक भी हैंसांग की जीवनी महत्वपूर्ण है। अंतिम यात्री सिंह था, जो 771 में यहाँ पर आया था और 10 वर्ष नालंदा में उसने बिताए थे और अपने यात्रा विवरण लिखे थे। 13वीं सदी में भी तिब्बती लेखकों ने भी कई ग्रंथ लिखे थे। 8वीं सदी में अरब आक्रमण करा भारत पर अरब आक्रमण हुआ जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो तब भी यहाँ पर अरबों से आदान प्रदान होने लगा। तो अल बिलादुरी ने किताब फतुह अल बुल्दान भारत पर अरब आक्रमण पर लिखा है। सुलेमान ने भी सिलसिलातुत तवारीख में प्रतिहार राजा भोज की सैन्य शक्ति की प्रशंसा करते हुए उसे मुसलमानों का कट्टर दुश्मन बताया है। अल मसूदी भी भारत रहा है ना 10वीं सदी में, और मरुजुल जहाज नामक पुस्तक भारत की तत्कालीन परिस्थितियों और राष्ट्रकूटों की उपलब्धियों पर लिखी थी उसने। इसी तरह से अरब लेखकों में महमूद गजनवी के साथ आने वाला अल बिरूनी प्रमुख है, जिसने किताबुल हिंद लिखी है। इस पुस्तक में भारत का भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, धार्मिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन है। परंतु अल बिरूनी की कई पुस्तकें अब नष्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जितने स्रोत है उसमें इसमें साहित्यिक सामग्रियों का भी बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद।